नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप करंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करंट में हो, करंट का हो या आपका स्टैटिस्टिक्स जीके हो, साइंस का हो, सभी आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है कोटेशन दोस्तों, देखते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर आपने ठान लिया है कि हमको इस काम को कर ही लेना है हर हालत में, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। और आप पहले ही मान लिए हैं कि काम हमसे होबे नहीं करेगा, तो आपकी निश्चित तौर पे हार होगी। दोस्तों पिछले वीडियो में जाके आप जानते हैं कि हर एक क्लास के वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का उत्तर आपको शुरू में बताया जाता है नेक्स्ट क्लास में। तो पिछले क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है, तो दोस्तों भारत और अमेरिका मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यानी आज का सवाल है आपका बिहार से रिलेटेड, यानी जो बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या बिहार के किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए अगला 10 मिनट काफ़ी लाभदायक होने वाली है। दोस्तों बिहार एसएससी का एक फॉर्म आया है जो कि हमारे रजनीश सर के द्वारा उस फॉर्म का बखूबी से विवरण किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चाहे यहाँ पर भी आप जो यहाँ देख रहे हैं मेरे बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी इस लिंक को टच कीजिए और वहाँ से जाकर पूरी फॉर्म के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आप उसकी योग्यता रखते हैं, यानी उस फॉर्म को भरने की योग्यता आपके पास में है, एबिलिटी है, तो उस फॉर्म को आप 19 अप्रैल 2025 तक भर सकते हैं। दोस्तों उसमें आप फी जमा कर सकते हैं, 21 तक फॉर्म डाल सकते हैं। काफ़ी सुनहरा आपके पास मौका है बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के पास। तो आइए आपका वक्त जाया ना करते हुए हम चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों हालिया अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बिहार में वाणिज्य कर में लगभग 8.84% की कितनी 8.84% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आइए जानते हैं वृद्धि किन किन कारणों से हुई है। तो दोस्तों आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल से होने वाली राजस्व वसूली में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। जो बिहार में जो दोस्तों पेट्रोल आता है उससे होने वाले राजस्व वसूली में दोस्तों सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी में कुल 29,359.76 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.58% क्या है, अधिक है। यानी इस बार जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसमें कुल राजस्व जीएसटी से कितना प्राप्त हुआ, तो 29,359.76 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया गया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि जीएसटी कब लागू किया गया था। दोस्तों जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया गया था। उस समय बिहार का वाणिज्य कर विभाग कर का संग्रह मात्र 17,236 करोड़ रुपया थी। कितनी थी दोस्तों, 17,236 करोड़ रुपया थी, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा 41,586 करोड़ तक पहुँचा है। वर्तमान में बिहार जीएसटी संग्रह के मामले में पूरे देश में 5वें स्थान पे है। वर्तमान समय की अगर बात की जाए, यानी अभी तक की प्रेजेंट की बात की जाए, तो जीएसटी संग्रह के मामले में आपका बिहार राज्य पूरे देश में 5वें स्थान को रखता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज में आपसे बिहार से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो संयम बनाए रखिए। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों जब भी किसान अपना फसल लगाते हैं तो नीलगाय और जंगली सुअरों से उस फसल को सबसे ज़्यादा तबाही पहुंचाई जाती है। तो बिहार के मुखिया वर्तमान में नीतीश कुमार के द्वारा यह फैसला 2024 में ही लिया गया था कि नीलगाय अगर आपके फसल को क्षति पहुंचा रहा है, जंगली सुअर आपके फसल को क्षति पहुंचा रहा है, तो आप उसको मार सकते हैं। ऐसा करने वाला दूसरा राज्य आपको हरियाणा बना है। हरियाणा में भी नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी गई है। पहला राज्य आपका बिहार है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने, बिहार हो जाएगा। दोस्तों बिहार हो जाएगा। बिहार सरकार नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने की मंजूरी दी है।
आइए आते हैं मां मुंडेश्वरी वन्य जीव इको पार्क बिहार के किस जिला में है। काफ़ी चर्चा और सुर्खियों में रहा था 2024 ईस्वी में। कब रहा था दोस्तों? 2024 ईस्वी में यह काफ़ी चर्चा और सुर्खियों में रहा था। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे खोला जा रहा है दोस्तों। तो ये बिहार के किस जिले में है? तो जमुई जिले में, कैमूर में है, कैमूर जिले में है। कहाँ है दोस्तों? कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी वन्य जीव इको पार्क बिहार के कैमूर जिले में। अब आते हैं पितृपक्ष मेला बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? तो दोस्तों पितृपक्ष मेला बिहार के सितंबर लास्ट और अक्टूबर यानी हिंदी मास कहा जाए तो सर भादो और आश्विन में पितरपक्ष मेला बिहार के गया जिला में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहार के गया जिला में मनाया जाता है। और रबर डैम कहाँ बना था? आपको 2023 में पढ़ाया गया था कि रबर डैम बिहार के किस जिला में बनाया गया था? तो गया जिला में बनाया था। बिहार का सबसे गर्म जिला की बात की जाए तो गया जिला है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि बिहार में निम्न में से कहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस बौद्ध ध्यान एवं आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों अभी बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि बिहार के बोधगया में, कहाँ दोस्तों? बिहार के बोधगया में आधुनिक सुविधाओं से लैस बौद्ध ध्यान एवं आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। आइए जानते हैं इसके लिए, इस परियोजना के लिए कितनी राशि को स्वीकृत किया गया है। तो दोस्तों इस परियोजना के लिए 165.443 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए पहली किस्त के रूप में 16.54 करोड़ रुपए जारी किया गया है। यह केंद्र का डिजाइन प्राचीन बौद्ध वास्तुकला विशेष रूप से बिहार के केसरिया बौद्ध स्तूप से प्रेरित होगा। तो अगर आप लोगों ने केसरिया बौद्ध स्तूप को देखा है तो उसी के तर्ज पर, उसी के डिजाइन में इस ध्यान केंद्र का निर्माण किया जाएगा बोधगया में दोस्तों। इसकी स्थापना से बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बोधगया को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता मिलेगी। पर्यटन मंत्रालय की मंजूरी और निगरानी समिति ने 27 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में इस परियोजना को क्या दी है? हरी झंडी दी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोधगया हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर, यानी अगला पेज भी आपको बिहार से ही रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन दिखाया जाएगा। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन के 13 सितंबर 2024 को, कब दोस्तों? 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप सभी को याद होगा दोस्तों, आपको पढ़ाए थे हम 13 सितंबर के ही दिन कि 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? मुंबई में, मुंबई में होगा। और इसमें बिहार के जितने भी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति है, वहाँ पे हिस्सा लेंगे और अन्य राज्यों के उद्योगपति हिस्सा लेंगे और उनसे वो प्रेरित होकर बिहार में अपना रोजगार और विकसित करेंगे। आइए देखते हैं, पिछले दिनों पढ़ाया गया क्वेश्चन था, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी अपना राज्य बिहार करने वाला है दोस्तों। बिहार में कहाँ इसका आयोजन होगा? तो बिहार में इसका आयोजन राजगीर में, कहाँ दोस्तों? राजगीर में जो खेल विश्वविद्यालय बना है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बना है, उसी में इसका आयोजन किया जाएगा 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में दोस्तों। अब है 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों बापू टावर गर्दनी बाग, कहाँ किया जाएगा? बापू टावर जो कि बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में स्थित है, वहाँ पे 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन हालांकि आज होने वाला है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको पहले यानी आज से 10 दिन पहले इसको पढ़ाया गया था। देखते हैं कि क्वेश्चन आपको याद था कि नहीं था, उस अनुसार इसको लाया गया है। आप अपना नंबर बताइए कि इस 3 में आप कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खगोलविद के द्वारा की गई खोज में किस ग्रह के पास 128 नए आधिकारिक चंद्रमा प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो दोस्तों ताइवान के खगोलविद के द्वारा, किस देश के, अगर बात की जाए किस देश के खगोलविद ने इसकी खोज की है तो ताइवान की राजधानी ताइपे दोस्तों। ताइवान के खगोलविद के द्वारा एक अभूतपूर्व खोज शनि ने 128 नए चंद्रमे प्राप्त किए हैं दोस्तों। शनि अब 274 चंद्रमाओं के साथ मून चैंपियन का खिताब अपने पास रख रहा है, जो सौर मंडल में किसी ग्रह में सबसे अधिक है। यह सभी अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं की कुल संख्या को पार है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य
के से छठा सबसे नजदीक ग्रह है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी जान गए होगा कि शनि ग्रह होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होने वाला है। अब आपके सामने जो पेज आ रहा है वो ग्रह गोचर से संबंधित पेज है। लगातार 2 पेज आएगा, एक इस क्वेश्चन के बाद आएगा, एक अगले क्वेश्चन के बाद आएगा, जो ग्रह से ही संबंधित है। यानी आज के इस सेशन में आपको ग्रह, जितना ग्रह है उस सारे ग्रहों को मिटाया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सौर मंडल का मुखिया क्या दोस्तों, सौर मंडल का मुखिया जो होता है, हेड होता है, उसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो सूर्य को कहा जाता है, जिसकी उपासना हम सभी बिहार वासियों पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। सूर्य, सौर मंडल का अगर ग्रह की बात की जाए तो सूर्य। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या दोस्तों 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सभी अधिकतर लोग आप इसका क्वेश्चन जानते होंगे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो शनि है। दूसरा अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो शनि है। आपको जैसे अभी मैंने पढ़ाया, शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए तो बुध। उसके बाद सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। सूर्य से निकट सबसे स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। सूर्य से निकट सबसे स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है, शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह, ये भी आपको शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र और मंगल दोनों हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है, उसके बाद मंगल आता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? तो मंगल है। कौन है? मंगल है। ये आपको ग्रह गोचर से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। फिर आपको आगे 1-2 पेज के बाद आपको फिर इसी टाइप से, इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आने वाला है। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लोकोमोटिव उत्पादन में भारत किस देश से आगे निकला है? तो दोस्तों, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन करके संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, इन दोनों देशों से भारत लोकोमोटिव इंजन होता है जो रेलवे के द्वारा इंजन बनाया जाता है दोस्तों, उससे यह आगे निकल गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादित 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 19% की वृद्धि को दर्शाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका हो जाएगा। आते हैं अगले पेज की तरफ, देखते हैं दोस्तों। ये कुछ लड़ाइयाँ दी गई है, ये कुछ युद्ध अभ्यास है, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास आपके सामने स्क्रीन पर बताया गया है। आइए एक नज़र में इस युद्ध अभ्यास को देखते हैं। संप्रीति, यानी भारत ने किसके साथ प्रीत लगाई? तो शेख हसीना जुल्फों वाली के साथ प्रीत लगाई। और यह युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मित्र शक्ति, क्या दोस्तों मित्र शक्ति की अगर बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच में होता है दोस्तों। अभी वज्र प्रहार की बात की जाए तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट की बात की जाए तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। गरुड़ शक्ति की बात की जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है दोस्तों। शक्ति अभ्यास की बात की जाए तो भारत और फ्रांस। धर्म गर्जन दोस्तों भारत और जापान के बीच में होता है। आइए इस साइड में देखते हैं दोस्तों। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। सूर्य किरण की अगर बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। हैंड इन हैंड की बात की जाए तो भारत और चीन के बीच में होता है। सिम्बेक्स की बात की जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ऑस्ट्र हिंद की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। अभ्यास लमिती भारत और सेशल्स के बीच में होता है। टाइगर ट्रैम्प भारत और अमेरिका के बीच में होता है, जिसके बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये युद्ध अभ्यास है दोस्तों, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और हमेशा इसको देखते रहिएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी FHI 2025 में अगर बात करें तो भारत का दोस्तों कौन दोस्तों
भारत का उड़ीसा राज्य कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य नंबर 1 स्थान पर है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर है, गोवा नंबर 3 पर है और झारखंड नंबर 4 पे है। नीति आयोग द्वारा शुरू की गई राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहल का उद्देश्य है भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में की समझ को विकसित करना। सूचकांक में दोस्तों बात करते हैं तो उड़ीसा सबसे आगे है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड और गुजरात है। चूंकि राज्य लगभग 2/3 सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व के 1/3 के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उनका राजकोषीय प्रदर्शन देश के समग्र आर्थिक स्थिरता के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आपके सामने ये भी बता दिया गया टॉप 5 राज्य को यहाँ पे बता दिया गया है। टॉप 1 पे है उड़ीसा, 2 पे है छत्तीसगढ़, 3 पे है गोवा, 4 पे है झारखंड और 5 नंबर पे है आपका राज्य गुजरात है। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज आइए। LCA तेजस बेरे में पहली लड़ाकू पायलट कौन बनी है? पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है दोस्तों? तो मोहना सिंह। कौन बनी है दोस्तों? मोहना सिंह। मोहना सिंह दोस्तों LCA तेजस बेड़े में पहली लड़ाकू महिला पायलट बनी है दोस्तों। बच्चों के लिए पेंशन योजना यानी NSP वात्सल्य का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों जो बैंक रखते हैं, अक्सर हम लोग भी बैंक रखते थे अपने घर में, गुल्लक रखते थे, उसमें 1 रुपया 2 रुपया कहीं से मिलता था तो उसमें डालते थे। डालते जब ज़्यादा पैसा हो जाता था तो गार्जियन उसको फोड़ के साग सब्जी खरीद लेता था दोस्तों। हम लोग के हाथ में क्या आता था? लड्डू आता था। तो बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए पेंशन योजना यानी NPS वात्सल्य का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा दोस्तों पेंशन योजना NSP वात्सल्य का शुभारंभ किया गया है। अगले हैं अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर कौन बने हैं? अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर कौन बने हैं? तो समीर कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? समीर कुमार अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर बने हैं। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? मनु भाकर को बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सलाहकार परिषद यानी IMF में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सलाहकार परिषद में N चंद्रशेखरन को, किसे दोस्तों? N चंद्रशेखरन को शामिल किया गया है दोस्तों। अब IMF इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। इसके प्रबंधक निदेशक कौन है? मुख्यालय की बात की जाए तो वाशिंगटन DC में है। प्रबंधक निदेशक की बात की जाए तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। संस्थापक इसके कौन थे? तो जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट इसके संस्थापक थे। किसके? IMF के। अब जो अगला पेज आपके सामने आ रहा है दोस्तों, फिर एक बार करंट अफेयर्स का जखीरा ला रहे हैं आपके सामने। पिछले साल यानी 2024 का है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी यूँ कहें कि स्थापित हो रही है, काम उस पर चल रहा है। तो मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाएगा। किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट को प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका दोस्तों। कौन सा देश? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनके द्वारा जो महिला खेल होता है उसमें जो ट्रांसजेंडर एथलीट होते हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। कौन दोस्तों? IIT मद्रास। IIT मद्रास भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को क्या किया है? लॉन्च किया है। रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया था 2024 में दोस्तों? तो रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया था दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 रजनीगंधा अचीवर्स ने जीता है। किसको हराकर? तो जिंदल पैंथर्स को हराकर। किसे हराकर? जिंदल
पैंथर्स को हराकर आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का खिताब इसने अपने नाम किया है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है सर्वाधिक ग्रह गोचर से संबंधित ही क्वेश्चन दोस्तों। सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह की बात की जाए तो वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह कहा जाता है। अब बात यहाँ वरुण की हो रही है, तो वरुण की खोज कब हुई थी और किसके तौर पर? जॉन गेले ने 1846 ईस्वी में, जॉन गेले ने 1800 कब दोस्तों? 1846 ईस्वी में। कब? 1846 ईस्वी में खोज की थी। सर्वाधिक उपग्रह वाला अगर ग्रह की बात की जाए, सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास होता है। सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास होता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह तो बुध और शुक्र है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र है बिना उपग्रह वाला ग्रह। लाल व हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाल व हरा ग्रह, लाल ग्रह आपको मंगल को कहा जाता है, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। एकमात्र जीवन यापन किस ग्रह पर संभव है दोस्तों? तो पृथ्वी पर संभव है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने युवा एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसने? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यानी BPCL के द्वारा 13 से 25 वर्ष की आयु के भारतीय एथलीटों के लिए सहायता के लिए खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की गई है। इसमें दोस्तों क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और अन्य खेलों के एथलीट्स को मासिक वजीफा और खेल किट दिया जाएगा दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया है? भारत पेट्रोलियम और कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब आइए अगले पेज पर आते हैं कि 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल 4 से 15 अप्रैल को झांसी में आयोजित की जाएगी दोस्तों, जिसमें 3 डिवीजन के 30 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा झांसी हो जाएगा। और इसका फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है दोस्तों, कटक उड़ीसा में है, यहाँ पे खेला जाएगा इसका फाइनल मैच। अब आते हैं दोस्तों प्रमुख देशों के कुछ सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। आइए एक झलक में देखते हैं। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न दोस्तों भारत के द्वारा दिया जाता है। निशान पाकिस्तान के द्वारा दिया जाता है। पोर्टली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ मेलोन वाइन्स सन जापान के द्वारा दिया जाता है। लेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम के द्वारा दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ द सन मार्टिन अर्जेंटीना के द्वारा दिया जाता है। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब के द्वारा दिया जाता है। और मुबारक अल कबीर पदक कुवैत के द्वारा दिया जाता है। तो ये दोस्तों प्रमुख देश हैं और उनके कुछ सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज आपका कह रहा है कि हाल ही में CPCL के प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसने संभाले हैं? तो दोस्तों CPCL के प्रबंधक निदेशक के कार्यभार H शंकर, किसने दोस्तों? H शंकर ने संभाले हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ। क्या है नियुक्तियाँ में देख लेते हैं दोस्तों। तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का VC नियुक्त किया गया है। अरुण मामेन को ATMA का अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जय माल्या बागाची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। तकाशी नकाजिमा हुंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं दोस्तों।
अब है आज का अंतिम सवाल। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सलीला पांडे, पूनम गुप्ता, रेखा गुप्ता, निखिल सिंघल। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।